आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपनी यूनियन बजट की स्पीच में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बजट जब भी प्रेजेंट होता है तो आम लोगों की निगाहें इस बात पर होती है कि आखिर क्या रिलीफ जो है वो आम आदमी को मिलेगा, क्या चीजें बदलने जा रही हैं और उसका क्या इम्पैक्ट उनकी आम रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर होगा। 5G रोल आउट से लेकर डिजिटल रूपी तक कई सारी मेजर अनाउंसमेंट्स आज की बजट स्पीच में की गई, लेकिन वहीं जो चीज आम आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनकम टैक्स में कोई रिलीफ लोगों को मिले, इंडिविजुअल टैक्स पेज के लिए क्या कोई अनाउंसमेंट इस बजट स्पीच में होगी, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने एटीसी लिमिट को लेकर अपने बजट 2022 की स्पीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। इंडिविजुअल जो सैलरी टैक्स पेयर्स हैं वो ये अज्यूम कर रहे थे कि कोई टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन एटीसी मिलेगा, लेकिन वो लोग डिसअपॉइंट हुए क्योंकि इस तरीके की कोई अनाउंसमेंट की नहीं गई। हालांकि नई टैक्स रिजीम ऑप्ट करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है जिस समय आप अपना इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन कोई भी मेजर रिलीफ ना टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस आए हैं, ना ही टैक्स की जो परसेंटेज है उसमें कोई भी कमी लाई गई है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक चीज जो टैक्स पेयर्स के लिए की है वो ये कि अपॉर्चुनिटी दे दी है आम लोगों को कि जिस समय वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, अगर कोई एरर उसमें होता है तो उस एरर को अपडेट करने के लिए अब लोगों को 2 साल का समय दे दिया जाएगा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से। तो ऐसे तो आपको 1 साल के अंदर अंदर ही इनकम टैक्स फाइल करना है, उसमें जो एरर हो गया उसे अपडेट करने का मौका नहीं मिलता था, तो अब 1 साल और दिया गया है एडिशनल, जिसमें आप अगर कोई एरर करते हैं तो उसे आप अपडेट कर पाएंगे। उसके अलावा ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर के गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 100 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी चीजों में की जाएगी। इसमें इंश्योर किया जाएगा कि जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है उसे 25,000 किलोमीटर से एक्सपैंड किया जाए और 20,000 करोड़ रुपए लगाए जाएं पब्लिक रिसोर्सेज की ओर। उसके अलावा यह भी कहा गया कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन जिनकी बेटर एफिशिएंसी है वो भी डेवलप की जाएंगी और उसके साथ साथ में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी डेवलप किए जाएंगे अगले 3 सालों में। जो लोग क्रिप्टो करेंसी को फॉलो करते हैं, डिजिटल रुपी अब बोल दिया गया है कि डिजिटल रुपी इशू किया जाएगा ब्लॉकचेन के जरिए और अन्य टेक्नोलॉजीज के जरिए आरबीआई द्वारा इसी साल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, जिससे कहा यह जा रहा है कि एक बिग बूस्ट मिलेगी इकोनॉमी में। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि डिजिटल रुपी को लेकर कहा तो जा रहा है कि डिजिटल रुपी आएगा, लेकिन उसको लेकर कोई मेजर डिटेल शेयर नहीं की गई है कि क्या मॉडल ऑलरेडी सेटअप कर दिया गया है, किस तरीके के फीचर्स होंगे और उससे क्या फायदा आम लोगों को मिलेगा, उसको लेकर कोई भी क्लैरिटी अभी नहीं आई है। हालांकि जो अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसीज है उससे कहा जा रहा था कि मैक्रो इकोनॉमी जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकती है, लेकिन अब डिजिटल एसेट्स को लेकर भी ये कह दिया गया कि जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं उनके ऊपर उनको भी वो टैक्सेबल बना दिया गया है और सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को 30% पर टैक्स किया जाएगा। इसके साथ साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो आपके होते हैं, बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें मालूम होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या है, उसको भी कैप किया गया है सरचार्ज उस पर 15% पर। कॉर्पोरेट सरचार्ज को लोअर कर दिया गया है। कॉर्पोरेट सरचार्ज को लेकर ये कहा गया है कि पहले कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% हुआ करता था, अब उसे 7% कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी जो डायमंड्स के ऊपर है उसे रिड्यूस कर दिया गया है 5% पर। और उसके अलावा यह बताया गया आज की बजट स्पीच में कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं ताकि 80 लाख घर बनाए जा सके। उसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इंपॉर्टेंट ये कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि जो टैक्स डिडक्शन है उसे 10% से इंक्रीज करके 14% कर दी जाएगी उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशनल पेंशन स्कीम। ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी है। इसके लिए रैशनल ये दिया गया कि जिस समय ये टैक्स डिडक्शन इंक्रीज की जाएगी इससे जो सोशल सिक्योरिटी है आम लोगों की उसमें भी फायदा मिलेगा और साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को एट पार लाया जा सकेगा। उसके साथ साथ में हेल्थ सेक्टर को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम रोल आउट किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें डिजिटल रजिस्ट्रीज होंगी हेल्थ प्रोवाइडर्स के तहत। यानी कि आप कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो आपकी एक यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी होगी और आपको हर हेल्थ फैसिलिटी जो है यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस मिलेगा हेल्थ फैसिलिटीज को। इसमें किया यह जाएगा कि आपकी जो हेल्थ की हिस्ट्री है, आपको कोई बीमारी है, आप किसी एक अस्पताल में जाते हैं
तो उसके बाद वहां पर आपका ऑपरेशन होता है या सर्जरी होती है। फिर जब आप अपने दोबारा से चेकअप करवाने के लिए अगर किसी और अस्पताल में जाते हैं तो उन्हें आपकी हिस्ट्री मालूम नहीं होती है, आपको अपनी हिस्ट्री वहां पर बतानी पड़ती है। तो इसमें एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जिसमें डिजिटल रजिस्ट्रीज होंगी और आपकी जो पूरी हेल्थ हिस्ट्री है, हेल्थ कंडीशन की हिस्ट्री है, वो उसमें रिकॉर्ड की जाएंगी और साथ ही में एक यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी आपको दी जाएगी जिससे आपको कहीं पर भी हेल्थ केयर एक्सेस करने में कोई भी दिक्कत ना आए। उसके साथ साथ में क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए भी ये कहा जा रहा है, खासतौर पर कोविड-19 पेंडेमिक में जब मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की कमी महसूस हुई, उसमें ये कहा गया कि एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा जिसमें अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे और इससे लोग जो मेंटल हेल्थ केयर एक्सेस करने में लोगों को परेशानी आती थी वो परेशानी नहीं आएगी। अब बात की जाए तो 5G रोल आउट को लेकर भी ये कहा गया कि इसी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 5G इंटरनेट सर्विसेज भी रोल आउट की जाएंगी। रिसेंट जो स्टेटमेंट आया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, उसमें फिलहाल 13 सिटीज आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर पहले 5G सर्विसेज रोल आउट की जाएंगी। इसमें अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, दिल्ली है, गांधीनगर है, गुरुग्राम है, हैदराबाद है, जामनगर है, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे। फिलहाल ये 13 सिटीज आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर इनिशियली 5G रोल आउट किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा आप जानते हैं कि जियो, एयरटेल और बाकी जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं ये भी ऑलरेडी 5G सर्विसेज जो है अपनी टेस्ट कर रही हैं अलग अलग सिटीज में। उसके साथ ही में आज के समय में अगर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पासपोर्ट दफ्तर में जाना ही है, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने ही हैं और पासपोर्ट की फिजिकल कॉपी आपको मिलती है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ई पासपोर्ट्स भी इशू किए जाएंगे 2022-23 में और ये भी लोगों की सहूलियत के लिए होगा। और ई पासपोर्ट इसके बारे में ये बताया गया कि बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इमिग्रेशन प्रोसेस ग्लोबली और ज्यादा स्मूथ हो सके। एक प्रोसेस है गवर्नमेंट के द्वारा जिससे फॉर्जरी जो फेक पासपोर्ट्स बनते हैं उनके ऊपर रोक लग सके और साथ ही में जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो और ज्यादा आसान बन सके। ई पासपोर्ट को लेकर ये कहा गया कि ICAO कंप्लायंट होगा और इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा था, लेकिन अब इसे फाइनली 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में रोल आउट करने की बात कही गई है। स्कूलिंग की बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर का जो ई विद्या प्रोग्राम है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए, एक चीज जो इकोनॉमिक सर्वे में महसूस की गई कि हालांकि कोई डेटा नहीं मिल सका ये इंश्योर करने के लिए, मालूम करने के लिए कि कितना लॉस स्टूडेंट्स का इस कोविड पेंडेमिक की वजह से हुआ है, जो स्कूल्स बंद हो गए, बच्चे घर पर बैठे हुए थे, कितना नुकसान उन्हें पढ़ाई में झेलना पड़ा है। लेकिन ये भी कहा गया कि रूरल एरियाज में जो बच्चे हैं उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो घर में बैठे हैं, क्योंकि स्कूल्स बंद है। अब ये कहा गया कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल, इसके चलते ऑलरेडी 12 टीवी चैनल्स ऐसे चल रहे हैं क्लासेस फर्स्ट से लेकर क्लासेस 12th को पढ़ाने के लिए। लेकिन अब ये क्लासेस जो है 200 से ज्यादा चैनल्स पर पढ़ाई जाएंगी। इससे इंश्योर ये किया जाएगा कि एक क्लास के लिए एक जो है वो चैनल हो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वहां पर पहुंचा सके और टीवी के जरिए बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की जाए। इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसे भी रिवैम्प करने की बात की जा रही है, जिसमें नए करिकुलम में जीरो बजट फार्मिंग होगी, नेचुरल फार्मिंग होगी, मॉडर्न डे एग्रीकल्चर के ऊपर बात होगी, वैल्यू एडिशन के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर बात होगी और एक कमिटी बनाई जाएगी जिससे इस पूरे सिलेबस को रिवैम्प किया जा सके। डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है, जिस डिजिटल यूनिवर्सिटी में आम लोगों के पास फास्टर एक्सेस होगा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन का। इस डिजिटल यूनिवर्सिटी में आप अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो कर पाएंगे और एग्जिस्टिंग जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें भी कहा गया कि आप कोलैबोरेट करें और वहां पर ऑफर करें कोर्सेज, जो डिजिटल यूनिवर्सिटी में डिजिटली लोग जो हैं ये सारे कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कोर्सेज कर पाएंगे। इंडस्ट्री नीड के हिसाब से वोकेशनल कोर्सेज को रीअलाइन करने की बात की गई है कि अब जो स्किलिंग प्रोग्राम्स होंगे उन्हें रीओरिएंट किया जाएगा कि आखिर जो इंडस्ट्रीज हैं वो चाहती क्या है, मार्केट में डिमांड किस स्किल की है, उस स्किल के हिसाब से कोर्सेज को दोबारा से रिवैम्प किया जाएगा। और ये कहा गया कि ITIs भी ऐसे स्किलिंग कोर्सेज लाएंगे जो न्यू एज कोर्सेज होंगे जिसमें ड्रोन्स को लेकर ड्रोन मॉनिटरिंग हो, इस तरीके के काम किए जाएंगे जो कि आने वाले फ्यूचर में इंडस्ट्री की नीड बनने वाली है, उसके लिए अभी से लोगों को तैयार किया जाएगा। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की मैंने आपको बात कही, उसमें गवर्नमेंट 23 नेशनल टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाने जा रही है और IIIT बैंगलोर को भी कहा गया है कि वो कंटेंट और करिकुलम इसके लिए बनाए। फिर देश स्टैक ई पोर्टल लॉन्च करने की बात की गई है जिसमें
पॉपुलेशन को स्किल्स सिखाई जाएंगी, स्किलिंग और लाइवलीहुड के ऊपर ट्रेन किया जाएगा। इसमें हर एक व्यक्ति को, हर एक सिटीजन को स्किल, रीस्किल और अपस्किलिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए पहुंचाने की बात की जा रही है। और ये कहा गया कि एपीआई बेस्ड ट्रस्टेड स्किल क्रेडेंशियल्स, पेमेंट और डिस्कवरी लेयर्स का इस्तेमाल करके रेलेवेंट जॉब्स और एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज भी लोगों तक पहुंचाएगी। उसके साथ साथ में 750 साइंस लैब्स, मैथ लैब, 75 स्किलिंग लैब्स को भी सेटअप करने के लिए कहा गया है। और प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति के तहत कहा यह जा रहा है कि 6400 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट कर दिए गए हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। पहले इसके लिए 5000 करोड़ रुपए ऑलरेडी एलोकेटेड थे। अब जाहिर सी बात है, इसमें एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि जब इतने पैसे लगाए जाएंगे, इससे लगभग 60 लाख के करीब करीब जॉब्स जो हैं वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि जनरेट हो सकेंगी आने वाले 3 सालों में। इंडिया की अपनी डिजिटल करेंसी की मैं बात करूं तो डिजिटल रूपी को लेकर भी ये कहा गया कि जल्द ही इसी साल में रोल आउट किया जाएगा, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा। अब आखिर में ये कि क्या चीजें महंगी होने वाली हैं और क्या चीजें सस्ती होने वाली हैं। तो पहली चीज ये कि जो कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की गई है उसकी वजह से जितने भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं वो जितनी भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनको लेकर ये कहा गया कि वो महंगी होंगी। ड्यूटी अम्ब्रेलास के ऊपर महंगी कर दी है, लेकिन कस्टम ड्यूटी क्योंकि डायमंड्स के ऊपर कम की गई है, 5% कर दी गई है, तो जेमस्टोन्स और डायमंड्स एज्यूम किया जा रहा है कि थोड़े सस्ते होंगे। उसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरी जो होती है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, वो भी थोड़ी सस्ती हो जाएगी। जो कस्टम ड्यूटीज और केमिकल्स के ऊपर है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी जरूरत होती है, वो भी रिड्यूस की गई है। कपड़े जो हैं वो अज्यूम किया जा रहा है कि आने वाले समय में सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल फोन चार्जर्स सस्ते हो जाएंगे, स्टील स्क्रैप सस्ते हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें जो हैं वो उनको लेकर अभी कोई चेंज नहीं आएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जो सिगरेट्स हैं और टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स इंक्रीज हो सकता है, लेकिन बजट में उसको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। तो जाहिर सी बात है कि टैक्स जो सिगरेट्स के ऊपर और टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर है उसे इंक्रीज नहीं किया गया है। उसके साथ में एमजी नरेगा को लेकर, एमजी नरेगा में पहले जो एलोकेशन थी बजट की वो 98,000 करोड़ थी, उसे कम कर दिया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 73,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है एमजी नरेगा स्कीम के तहत। उसके साथ में अगर बात की जाए कि गेमिंग और एनिमेशन में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो गेमिंग और एनिमेशन को लेकर आज स्पेसिफिकली ये कहा गया कि एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि देखेगी किस तरीके की इंडिया की जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग और कॉमिक्स को लेकर ग्लोबली ये सारी सर्विसेज जो हैं वो इंडिया प्रोवाइड कर सके। इस वजह से इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। तो अगर आप एनिमेशन में, विजुअल इफेक्ट में, गेमिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में इस सेक्टर के लिए आएगी। और सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो ये देखेगी किस तरीके से ग्लोबल डिमांड को केटर किया जा सके इन स्पेसिफिक सर्विसेज के मामले में। तो बजट में आज ये सारी बातें कही गई। आज की ये जो बजट की स्पीच थी सबसे छोटी स्पीच आज तक की कही जा रही है। और एलआईसी के आईपीओ को लेकर कहा गया कि एलआईसी का आईपीओ भी जो है वो जल्द ही ऑफर किया जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो आम लोगों की काफी डिसअपॉइंटमेंट इस बजट की स्पीच के बाद देखने को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी जो रिबेट्स चाहता था टैक्स में या इनकम टैक्स में कोई चेंजेस चाहता था या समझता था कि इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई चेंजेस आएंगी या हाई टैक्सेशन जो हाई इनकम लोगों हैं उनके ऊपर की जाएगी, और साथ ही में कोविड-19 की वजह से जो रिलीफ की एक्सपेक्टेशन थी उन एक्सपेक्टेशन पर आम लोगों का ये कहना है कि ये बजट खरा नहीं उतरा है। सोशल मीडिया के ऊपर आपको मीम्स भी देखने को मिल रही होंगी। जो मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास लोग हैं वो उनको लेकर मीम्स बनाई जा रही हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी इस बजट के साथ उस पर ये बजट खरा नहीं उतरा है। लेकिन बहुत सारे चेंजेस को लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ई पासपोर्ट हो, 5G रोल आउट हो, डिजिटल रुपी हो, या फिर जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी अब टैक्स के दायरे में लाया गया है। इस वजह से कई सारे चेंजेस जरूर इंडियन इकोनॉमी में आएंगे। और साथ ही में कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच अपनाई गई है, जिस समय कहा गया कि चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट है उसे रिप्लेस किया जाएगा नई लेजिस्लेशन के साथ, या फिर जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर डिफेंस है उसको लेकर भी अनाउंसमेंट्स की गई कि इस पर 68% जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी।
लेकिन कंप्लीटली पेपरलेस ई बिल सिस्टम भी लॉन्च किया जाएगा सभी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा। ये सारी आज की बजट अनाउंसमेंट्स थी। लेकिन आम आदमी का फिर भी वही परेशानी है कि आम आदमी का ये कहना है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर जो चीजें असर करती हैं, कि क्या चीजें सस्ती होंगी, क्या चीजें महंगी होंगी और किस तरीके से हमें टैक्स में थोड़ा सा रिबेट मिलेगा, तो वो थोड़े डिसअपॉइंटेड है इस बजट की स्पीच के बाद।